नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। जैसा कि आपको पता है, हम डेली न्यूज़ एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं। उसी के साथ साथ हम वीक के लास्ट में उस पूरे वीक का जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हमने पढ़ी होती हैं, हम उनका एक वीकली रैपअप करते हैं, जिसके अंदर हम सभी उस वीक में होने वाली सभी न्यूज़ का जरा सा हल्का सा क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। हालांकि हम उनको डिटेल में पहले पढ़ चुके होते हैं, तो जस्ट रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको कवर करते हैं। तो चलिए उसी को कंटिन्यू करते हैं। आज की जो हमारी पहली न्यूज़ है, इसमें 26 किल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर टेररिस्ट अटैक। देखो, ये वाली जो न्यूज़ थी, ये इस हफ्ते की, इस वीक की सबसे बड़ी न्यूज़ में से एक रही है ना, कि हमारे यहाँ पर जो आपका पहलगाम है, वहाँ पर कुछ टूरिस्ट घूमने जाते हैं, और जब वहाँ पर घूम रहे होते हैं तो वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो हमारे आर्मड फोर्सेस की ड्रेस पहनकर आते हैं, और वो उनसे पूछते हैं कि तुम्हारा रिलीजन क्या है। और जिसने ये कह दिया कि हिंदू, या जिसका भी नाम कुछ हिंदू जैसा निकला, तो उसको उन्होंने क्या किया, उनको वहीं पर गोली मार दी, शूट कर दिया। ऐसे करके उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 26-27 लोगों को मार दिया। अब जैसे ये इंसिडेंट होता है, तो इसके बाद ये न्यूज़ पूरी तरह फैल जाती है। तो यहाँ से 3-4 पॉइंट निकल के आते हैं कि सबसे बड़ा कंसर्न निकल के आता है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, हमारे देश की सिक्योरिटी के ऊपर, कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हमारा इंटेलिजेंस इतना फेलियर कैसे हो सकता है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को ये बात पता ही नहीं है कि जो टेररिस्ट है वो इतने यहाँ तक पहुँच गए और पहलगाम जैसे टूरिस्ट स्पॉट पर आकर वहाँ पर लोगों को मार दिया। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये थी, ये बात निकल के आई कि जिन लोगों को टारगेट किया गया उसमें किसी की जाति नहीं पूछी, उसमें किसी के नाम को नहीं पूछा गया, उसमें धर्म को पूछा गया। और अगर किसी ने कलमा पढ़ दिया तो उसको जिंदा छोड़ दिया गया। तुमने देखा होगा, एक टूरिस्ट ऐसे भी थे जिनको छोड़ दिया गया था क्योंकि उन्होंने कलमा पढ़ लिया था। तो बेसिकली ये जो सारे के सारे इंसिडेंट हुए जो पहलगाम में हुआ, उसका रिटालिएशन, उसको कैसे रिटालिएट किया हमारे इंडिया ने, तो हमने उसको रिटालिएट करने के लिए क्या किया, जो हमारी इंडस वाटर ट्रीटी थी, हमने उसको फ्रीज कर दिया। याद रखना, वो कैंसिल नहीं हुई है, क्योंकि 1960 में जब ये भारत और पाकिस्तान के बीच में जब हमारा जो देश था, वो बेसिकली रिलीजन के बिहाफ पर टूटा, तो मुस्लिम्स वहाँ चले गए, हिंदू यहाँ रह गए, एंटी नेशनलिस्ट मुस्लिम वहाँ चले गए, नेशनलिस्ट मुस्लिम यहाँ रह गए। ध्यान रखना इस बात को। और जैसे डिवीजन होता है, उसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उन नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे शेयर किया जाएगा। तो कहा गया कि जो इंडस रिवर है आपकी, बेसिकली उसकी 6 टोटल मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ऊपर की इंडस, झेलम, चेनाब का जो 80% पानी है वो कौन लेगा, पाकिस्तान, और जो 20% पानी है उसका यूज कौन करेगा, इंडिया। सिमिलरली जो लास्ट की नदियां हैं, ठीक है, उन 3 नदियों का 80% पानी कौन यूज करेगा, भारत, और 20% किसको दे देंगे, पाकिस्तान को। लेकिन हमने इस ट्रीटी को क्या कर दिया, फ्रीज। याद रखना, कैंसिल नहीं किया, ठीक है। और इस ट्रीटी को कराने वाला कौन था, तो मीडिएटर कौन था, तो इसका मीडिएटर होता है हमारे वर्ल्ड बैंक, ठीक है। जो हमारा वर्ल्ड बैंक है वो उसका मीडिएटर होता है, ठीक है। अब उसके आगे की कहानियां क्या होती हैं कि जो पाकिस्तान है वो क्या करता है इसके अपोज में, तो वो जैसे कि इंडियन एयरलाइंस के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर देता है, ठीक है। उसने भी कह दिया कि हम जितना भी बायलैटरल ट्रेड करते थे वो बंद कर दिया उन्होंने, ठीक है। 1972 में जो हमारा शिमला अकॉर्ड हुआ था, शिमला पैक्ट हुआ था, शिमला समझौता, उसको भी कह दिया कि हम नहीं मानेंगे। अगर तुम सिंधु जल समझौता यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी नहीं मान रहे तो हम उसको नहीं मानेंगे। तो ऐसे करके दोनों देशों के बीच में क्या छिड़ गया, हल्का सा वॉर जैसी सिचुएशन आ चुकी है। आगे जो भी होगा हम उसको डेली कॉन्टिन्यूअस न्यूज़पेपर्स में पढ़ते रहेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, अभी तक कुछ ऐसा चल रहा है, तो इसको हमने डिटेल एनालिसिस कर लिया था। उसके बाद चलते हैं दूसरी न्यूज़ के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट, विद बिग कैट काउंट राइजिंग, MP to develop buffer zones around its 9 टाइगर रिजर्व। देखो समझना, एक होता है नेशनल पार्क जिसमें हम वाइल्ड एनिमल्स को, ठीक है, प्लांट्स को प्रिजर्व करते हैं, कंजर्व करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, किससे, पोचिंग से। और मैंने आपसे कई बार कहा है, दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर कौन है, तो वो इंसान है। और इंसान ने पूरी प्रकृति को, पूरे नेचर को बर्बाद कर रखा है। तो उस इंसान रूपी जानवर से, उन जानवरों को बचाने के लिए क्या बनाए गए, नेशनल पार्क। और ऐसे जो नेशनल पार्क है इंडिया में टोटल कितने हैं, तो ध्यान रखना, टोटल नेशनल पार्क कितने हैं, 106। जो पहला बना होता है वो कौन सा था, जिम कॉर्बेट। जो सबसे पहले बना होता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, 1936। कहाँ पर बना हुआ है, तो याद रखना उत्तराखंड, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगा लास्ट कौन सा है, तो 2021 में कौन सा बना था, 106।
और ये कौन सा है, तो रायमोना, याद रखना सारे नहीं रटने होते हैं। रायमोना नेशनल पार्क जो कि आपका आसाम में बना हुआ है, ठीक है। जैसे काजीरंगा में हम सिंगल हॉर्न राइनोज को रखते हैं, ठीक है। आपका जो गिर है उसके अंदर हम एशियाटिक लॉइन को रखते हैं, ठीक है। रन ऑफ कच्छ उसमें एशियाई गधे पाए जाते हैं। तो सिमिलरली ऐसे हर नेशनल पार्क में कुछ ना कुछ यूनिक मिलता है, तो हमें उसको प्रिजर्व करना होता है, हम बनाते हैं नेशनल पार्क। सिमिलरली हम सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाते हैं। हम टाइगर्स को प्रिजर्व करने के लिए टाइगर रिजर्व बनाते हैं। जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आता है 1972 और इसके बाद 1973 से हमने क्या बनाया, टाइगर रिजर्व बनाया, ठीक है। और सभी नहीं रट रहे हैं क्योंकि 56 57 हो चुके हैं, तो जो न्यूज़ में आता है जिसमें कुछ इवेंट हुआ होता है हम उसे पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, मध्य प्रदेश, याद रखना मैक्सिमम नेशनल पार्क कहाँ पे है, मध्य प्रदेश, क्योंकि जहाँ जंगल वहाँ जंगली जीव, तो मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया भी मध्य प्रदेश में, ध्यान रखना। और इसीलिए जहाँ जंगल ज़्यादा होंगे, फॉरेस्ट ज़्यादा होंगे, वहाँ पर ट्राइब्स भी ज़्यादा मिलेंगी। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ट्राइब्स भी कहाँ पर पाई जाती हैं, तो मध्य प्रदेश। सबसे कम नेशनल पार्क कहाँ पे है, पंजाब, 0, क्योंकि 5 नदियों का देश, नदियाँ ज़्यादा है, पेड़ है ही नहीं, वहाँ पे जंगल नहीं है, फॉरेस्ट नहीं है। और सबसे कम ट्राइब कहाँ मिलेगी, तो वो भी पंजाब और हरियाणा, 0, ठीक है। वहाँ से भी हम इसको याद कर सकते हैं। अब होता क्या है समझना, जब भी कहीं पर नेशनल पार्क बनाया जाता है या जब भी कहीं पर कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई जाती है, टाइगर रिजर्व बनाया जाता है, तो वहाँ का जो एरिया होता है बेसिकली वो 3 पार्ट में तोड़ा जाता है, ठीक है। तो जो अंदर वाला पार्ट होता है सबसे, उसे कहते हैं कोर। उसके बाहर वाले पार्ट को क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं बफर जोन, और सबसे लास्ट वाले को कहते हैं ट्रांजिशन जोन। अब आपने सोचा कि चलो सफारी करने चलते हैं ना, जंगल में शेर को देखने चलते हैं, तो याद रखना जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है ना, इसके अंदर ट्रांजिशन जोन में जो ह्यूमन एंट्री है वो अलाउ होती है। आप इजीली घूम सकते हो क्योंकि वहाँ पर ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग ना, जंगली मुर्गे ये सब पाए जाएंगे। आपने 2-4 को मार भी दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वो एंडेंजर्ड लिस्ट में नहीं आता है। लेकिन जैसे थोड़ा सा आप अंदर जाने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर आता है बफर जोन और अंदर है कोर। तो कोर में वो वाइल्ड एनिमल रखा है जिसको हमें बचाना है। जैसे समझना चीता हमारे यहाँ पर एक्सटिंक्ट हो गए थे 1952 में, तो हमें लगा कि यार आने वाली जनरेशन्स को चीता के बारे में पता होना चाहिए। तो हमने चीता कहाँ से लिए, नामीबिया और साउथ अफ्रीका से। हम 20 लेकर आए थे, अब वो बढ़ते बढ़ते 46-47 हो चुके हैं। और अभी तुमने पढ़ा होगा कि उन चीताओं को कहाँ पर शिफ्ट किया गया है, तो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में शिफ्ट किया गया है। बात समझ में आ रही है, तो वो भी न्यूज़ बनी हुई है। तो मैंने कहा कि यहाँ पर उस वाइल्ड एनिमल को रखा, उस चीता को रखा, ताकि वो रिप्रोडक्शन कर सके, अपनी संख्या बढ़ा सके और आने वाले फ्यूचर के लिए उसकी अवेलेबिलिटी हो। लेकिन ये यहाँ आ सकता है, ध्यान से समझना, ये यहाँ जा सकता है, लेकिन इसको यहाँ जाने के लिए, इंसान को यहाँ जाने के लिए परमिशन चाहिए, यानी कि विद लिमिटेशंस वो यहाँ जा सकता है। लेकिन ये कोर से बाहर तो आ सकता है ना। तो होता क्या है, ये बफर जोन इतना छोटा होता है, इतना छोटा एरिया होता है कि ये जो जानवर है, जो एनिमल है, वाइल्ड एनिमल, ये इधर आ जाता है। और जैसे इधर आता है तो यहाँ पर उसका टकराव किससे हो जाता है, इंसान से। और इसी को कहते हैं मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। और ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चला रहता है। आपने सुना होगा 5-6 महीने पहले का एक इंसिडेंट होता है, केरल के अंदर एक आदमी अपने घर से निकलता है, रास्ते में एक जंगली हाथी आता है, उसको मार देता है। तो ये जो इंसिडेंट है मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि बफर जोन इतना बड़ा नहीं है। समझ रहे हो। तो न्यूज़ बस इतनी है कि मध्य प्रदेश अपने बफर जोन बढ़ा ले, ऐसा उसको गाइड किया जा रहा है। समझ गए। अब एक बात समझना, एक केस होता है 2022 में, 2016 में पहले सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि भाई जो तुम्हारा बफर जोन है ना, याद रखना, दिस बफर जोन इज ऑल्सो नोन एज, इसको कहा जाता है, इसको कहते हैं इको सेंसिटिव जोन, है ना, इको सेंसिटिव जोन, ESZ कहते हैं, इको सेंसिटिव जोन। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2016 में कि दिस इको सेंसिटिव जोन कितना होना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट 10 किलोमीटर। लेकिन वही बात है, ये आपका केरल है, ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है, केरल इतना सा तो है ही, उसमें पहाड़ियाँ हैं, बहुत सारे जंगल है। तो उसने कहा कि मेरे बस की बात नहीं है 10 किलोमीटर रखना, वरना लोग कहाँ रहेंगे फिर। तो केरल अपोज दिस ऑर्डर बाय ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। फिर अगेन क्या होता है, 2022 में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई एक काम कर, कम से कम 1 किलोमीटर कर दो, वो उसके लिए मना कर देता है, ध्यान रखना। लेकिन अगर मैं कहूँ कि राजस्थान के नेशनल पार्क में कहा जाए कि तुम इस जो सेंसिटिव जोन है इसको 20 किलोमीटर कर दो, तो राजस्थान 50 भी कर लेगा, क्योंकि पूरा खाली है।
लेकिन साउथ वाले जो स्टेट उसमें इतनी जगह नहीं है उनके पास। तो ये वाला मैटर भी समझ गए। तो अभी मध्य प्रदेश में दोबारा से निकल के आ गया इको सेंसिटिव जोन। ठीक है, चलते नेक्स्ट। A move that endangers the right to vote। देखो हमने इसको अच्छे से डिस्कस भी किया था, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। हुआ क्या, मैंने कहा कि जो राइट टू वोट है, राइट टू वोट, ये मेरा कैसा राइट है, तो याद रखना ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ठीक है, ना कि मेरा फंडामेंटल राइट है, ध्यान रखना इस बात को। लेकिन आप कहोगे कि सर एक बार हाई कोर्ट ने कह दिया था, किसी हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया था कि भाई जो आपका राइट टू वोट है वो तुम्हारे आर्टिकल 19 में आता है ना, फ्रीडम्स में आता है। ठीक है, तो याद रखना आर्टिकल 19 में वो सिर्फ एक जजमेंट में कहा गया था। अगर मैं एनसीईआरटी बुक की बात करूं, मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं, तो ओरिजिनली जो तुम्हारा राइट टू वोट है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ना कि तुम्हारा फंडामेंटल राइट है, ध्यान रखना। ठीक है, अब होता क्या है, अभी हमारी सरकार एक डिसीजन लेकर आती है कि कहती क्या है, देखो बहुत सी जगह पर आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों के फेक वोटर आईडी कार्ड बने होते हैं। ठीक है, फेक वोटर कार्ड बने होते हैं, और एक दूसरा मैंने लिख दिया आधार कार्ड। ठीक है, अब दोनों को समझो। आधार कार्ड एक्ट कब आया था, याद रखना 2016। ठीक है, अब आधार कार्ड जो है हमारा बेसिकली ये होता है क्या, एड्रेस प्रूफ होता है। ठीक है, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, प्रूफ ऑफ एड्रेस होता है। और अब सरकार कह रही है कि इस आधार कार्ड को इस वोटर कार्ड से जोड़ दो। तो एक बात बताओ, अगर मैं आधार कार्ड को वोटर कार्ड से जोड़ दूंगा तो वोटर कार्ड क्या है मेरा, तो वोटर कार्ड मेरा सिटीजनशिप का प्रूफ है, ध्यान रखना। और आधार कार्ड मेरा क्या है, वो मेरे रेजिडेंस का प्रूफ है। अगर कोई विदेश से भारत में आता है और वो अगर 182 डेज तक भारत में स्टे कर जाता है तो वो भी आधार कार्ड बनाने के लायक हो जाता है, वो क्वालिफाई हो चुका है। मतलब ये आदमी यहाँ रहता है, ये आधार कार्ड से प्रूफ होता है, ये आदमी भारत का है, इस बात का प्रूफ कौन सा है, तो याद रखना वोटर कार्ड। और हमारे पास कौन सी सिटीजनशिप है, तो सिंगल सिटीजनशिप है, ध्यान रखना। और जो सिटीजनशिप है आर्टिकल 5 to 11 कहाँ से ली गई है, तो याद रखना ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ले रखा है। ठीक है, अब बात ही आती है, मुद्दा क्या है समझना, क्या डिस्कस किया हुआ है कि अगर मैं इस वोटर कार्ड को इस आधार कार्ड से जोड़ दूंगा, तो आधार कार्ड पे एक केस हुआ था, तुम्हें याद होगा, केएस पुट्टास्वामी। और जो केएस पुट्टास्वामी केस था 2018, जो 17-18 वाला, उसमें जजमेंट आता है राइट टू प्राइवेसी। अब सोचो मेरा आधार कार्ड तुमने वोटर कार्ड से जोड़ दिया, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो मेरे जो पर्सनल डिटेल्स हैं उनसे बेनिफिट भी तो उठा सकती हैं। समझ में आ रही है? तो यहाँ पर जो ट्रांसपेरेंसी की बात होती है, जो अकाउंटेबिलिटी की बात होती है कि कौन इसके लिए अकाउंटेबल ठहराया जाए, वो तो गायब हो जाएगा। तो अभी ये मैटर चल रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चाहती है उससे जोड़ दे। क्यों? क्योंकि आपने कई बार सुना होगा मोदी जी कहते हैं कि वेस्ट बंगाल में ममता क्या करती है, ममता दीदी बांग्लादेश से लोग बुला लेती है और उनके फेक आईडी कार्ड बना के वोट से जीत जाती है। उधर से वो कहते हैं कि केजरीवाल ऐसा करता है, केजरीवाल अमित शाह जी को कह देता है, तो ये न्यूज में चलता रहता है। तो बोले मुद्दा ही खत्म कर दो, आधार कार्ड जोड़ दो। समझ में आ रही है? लेकिन उसके भी बहुत सारे पॉजिटिव भी पॉइंट है, नेगेटिव भी पॉइंट है। वो क्या क्या है वो कोर्ट डिस्कस करेगी, तो हम दोबारा से पढ़ लेंगे उसको, ठीक है। बट हाँ, ऐसा कुछ न्यूज में चल रहा है। चलते नेक्स्ट। जैसे आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2023 में कहा था एक केस में, जी निरंजन वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया केस में इसने कहा था कि इट इज नॉट मैंडेटरी, जरूरी नहीं हम करेंगे, बट यही अब दोबारा से कह रहे हैं कि हम करेंगे। तो उसने अपने ही बात के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट कर दिया कि पहले मना किया था, वो कर रहे हैं उसको मैंडेटरी। तो ये अभी मुद्दा चल रहा है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। वोटिंग एज कितनी है हमारी? 21 ईयर्स। पहले कितनी है? 18। पहले कितनी थी? 21। कब हुई थी? तो बाई 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989 से हमने वोटिंग एज को 21 से घटाकर 18 कर दिया था, ठीक है। ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट, 2 चीतास मूव टू न्यू होम इन मध्य प्रदेश। अभी हमने पढ़ा था ना कि जो चीता थे उनको कहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया, तो उनको बेसिकली आपके गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में शिफ्ट कर दिया। कहाँ से लाए गए थे चीता? तो ये लाए गए थे आपके नामीबिया और साउथ अफ्रीका से, ठीक है। अफ्रीकन चीता एक एशियन चीता, ठीक है। उनके स्टेटस याद रखना, अफ्रीकन चीता का स्टेटस क्या है और हमारे एशियन चीता का स्टेटस क्या है, ठीक है। कब एक्सटिंक्ट हो गए थे भारत से? 1952 में। पूरा टॉपिक किसका है? एनवायरनमेंट का, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, सब वही बातें कर रहा है। नेक्स्ट, सेक्शन 69 ऑफ द BNS इज रिडंडेंट। समझना क्या है, हमने पढ़ा भी था
कि हमारा जो आईपीसी है, जिसको आजकल हम बीएनएस कहते हैं, उसका एक सेक्शन है 69। काफ़ी बारी न्यूज़ में आ चुका है, ये एडिटोरियल हमने कई बार पढ़ा है ना, बार बार द हिंदू में आ चुका है। उसमें एक सेक्शन है 69 जो कहता है कि मान लो एक मेल है, ठीक है, एक फीमेल है, ठीक है, और इन दोनों के बीच में रिलेशन बनता है और फिजिकल रिलेशन बनता है, और बाद में उनमें से एक, जैसे फीमेल ने कहा कि ये जो हमने पहले प्रॉमिस किया था इसने कि मैं तुमसे शादी करूंगा, और उसने कहा कि बाद में वो मुकर गया और उसने मुझसे शादी नहीं की, तो उसने मुझसे फॉल्स प्रॉमिस किया ना, झूठा वादा, और झूठा वादा करके उसने मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप में रहा, तो उसके ऊपर रेप केस लग जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट में बार बार ये मैटर जाता है कि यार ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि हर बार आदमी ही इसमें कल्प्रिट हो, ये भी तो हो सकता है कि कोई लड़की ऐसे झूठा वादा करे और वो मुकर जाए शादी से। तो क्या दूसरे पहलू की तरफ नहीं देखना चाहिए? हमें बिल्कुल देखना चाहिए। दूसरी बात ये निकल के आती है कि केस हुआ था पिछले साल का, इसमें नाम भी लिखा होगा, रजनीश सिंह एंड सोनी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2025। एक आदमी के ऊपर एफआईआर होती है, वो किसी के साथ रिलेशनशिप में था 15 साल से, और उस लड़की को ये बात पहले से पता थी कि इसकी शादी हो चुकी है, फिर भी वो रिलेशनशिप में थे, फिजिकल रिलेशनशिप में थे। बाद में उस लड़की ने जब उससे लड़ाई हो गई, जो भी हुआ, उसके बाद उसने उसके ऊपर रेप केस डाल दिया। जैसे ही मामला वहाँ पर पहुँचा हाई कोर्ट में, तो वहाँ के हाई कोर्ट ने इसको पहले ही बार में देखते ही क्वेश्चन कर दिया। उसने कहा ये गलत चीज़ है, इसका मिसयूज हो रहा है। तो ये आर्टिकल उसी के ऊपर बेस है कि क्या सेक्शन 69 को हटा देना चाहिए, क्या उसमें अमेंडमेंट कर देने चाहिए, समझ गए? तो उसके ऊपर ये अभी इसका कोई जजमेंट आया नहीं है, जब आएगा जब हम पढ़ लेंगे, मे भी इसको हटा दिया जाए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि भाई तुम कैसे कहोगे कि फॉल्स प्रॉमिस था, है ना? उसने जब तुम्हारा रिलेशनशिप बना तो उसने अच्छे से प्रॉमिस किया कि हम शादी करेंगे, बट बीच में हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशंस बनी वो नहीं कर पाए हो, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि प्रॉमिस था वो सच्चा था कि झूठा था? तो बहुत ज़्यादा इसमें क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, तो दोबारा आएगा तो हम फिर पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है, पार्लियामेंट इज सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट विजुअलाइज एनी अथॉरिटी अबव इट। देखो इसको हमने काफ़ी बार पढ़ा है, ये हमारे जगदीप धनखड़ जी हैं, है ना, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी हुआ क्या, एक जज के घर में मिले पैसे, है ना, उस जज का कर दिया ट्रांसफर फ्रॉम दिल्ली हाई कोर्ट टू इलाहाबाद हाई कोर्ट, ना उसमें एफआईआर हुई ना उसको सस्पेंड किया गया। ठीक है, फिर एक मुद्दा चल रहा था साउथ इंडिया में, जो पार्टीज होती हैं, जो सरकारें हैं, वो कोई बिल लेकर आती हैं, तो बिल दे देती हैं कहाँ पर, असेंबली में। बिल आ जाता है गवर्नर के पास, गवर्नर उस बिल को पास कर देता है प्रेसिडेंट को, और गवर्नर और प्रेसिडेंट उस बिल के साथ खेलते रहते हैं और उसको पास ही नहीं करते हैं। तो मान लो सेंटर में मेरी सरकार है, स्टेट में तुम्हारी सरकार है, सेंटर में मैं बैठा हूँ, प्रेसिडेंट मेरा आदमी है, ठीक है, मैंने अपॉइंट किया उसको, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटेड कौन है, गवर्नर है, वो तुम्हारे स्टेट में है। अब मैं तुम्हारे स्टेट में डिस्टर्बेंस चाहता हूँ, तो तुम कुछ अच्छा काम करना चाहते हो, लेकिन मैं उस बिल को पास ही नहीं करने दे रहा। तो क्या करते थे गवर्नर, उस बिल को 2-2, 3-3 साल तक पास ही नहीं करते थे, और जनता को लगता था कि यार ये जो सरकार है वो काम नहीं कर रही है, और मैं सेंटर में बैठा हूँ, मेरी पार्टी कह रही है कि मैं अगर जीत के आ गया तो मैं कर दूंगा, और जैसे अगली बार इलेक्शन हुआ और मैं जीता, मैंने वो काम कर दिया, जैसे आपने दिल्ली में अभी देखा होगा, है ना। अब सिमिलरली लोगों को लगा यार यही अच्छे, यही करेंगे, तो ये वाला कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो जो गवर्नर है ना, उसको अपनी टाइम लिमिट सेट कर लेनी चाहिए। ठीक है, हम जस्ट उसका रिव्यू कर रहे हैं ना, अच्छे से पढ़ चुके हैं हम पहले वीक के अंदर। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि गवर्नर विद इन 3 मंथ्स उसको ऊपर जजमेंट देगा कि वो पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और अगर वो बात प्रेसिडेंट के पास जाती है तो उसको भी टाइम लिमिट में बताना होगा। अब ये मैटर निकल के आया कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कौन होता है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को डायरेक्ट कर रहा है, बिकॉज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम, सबसे सुप्रीम है, और उधर जजमेंट में जुडिशरी में सुप्रीम कौन है, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई तुम एक बात मत बोलो कि प्रेसिडेंट जो है, आर्टिकल नंबर 52 में जो लिखा है, वो जो प्रेसिडेंट है, देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो आर्टिकल 77 के साथ पढ़ो उस चीज को। और अगर तुम दोनों को एक साथ पढ़ोगे 52 एंड 77 को, तो 52 कहता है देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 77 कहता है द प्रेसिडेंट विल बी द नॉमिनल हेड, यानी कि जो प्रेसिडेंट होगा वो नॉमिनल हेड होगा। तो एक्चुअल पावर किस में रिसाइड करती है हमारी, तो हमारी सरकार की, हमारी डेमोक्रेसी में एक्चुअल पावर रिसाइड करती है प्राइम मिनिस्टर में, पार्लियामेंट में। दैट इज वाई अमेरिका को हम कहते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, और इंडिया को हम क्या कहते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। बात समझ में आ रही है? तो अब उसने कहा कि भाई तुम कौन होते हो कि ये डायरेक्ट करने वाले कि प्रेसिडेंट कितने दिन में जवाब देगा।
अब तुम मुझे बताना कि ये क्वेश्चन सही है उनका, क्योंकि मैंने आपसे समझा दिया वो नॉमिनल हेड है, वो प्राइम मिनिस्टर के इशारों पर काम करता है, प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में जो मेजोरिटी में पार्टी है उसका हेड है। लेकिन आपने एक आर्टिकल पढ़ा होगा, आर्टिकल 50, जो बार बार इसमें न्यूज में आ रहा है, आर्टिकल 50 ऑफ द डीपीएसपी, उसमें साफ साफ लिखा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी का आर्टिकल 50 में कि एग्जीक्यूटिव मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम द जुडिशरी, कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों अलग अलग होने चाहिए, एक दूसरे के बीच में टांग नहीं अड़ाएंगे। हाँ देखो, इसका काम है बिल पास करना, उसने एक्ट बना दिया। अब इस एक्ट से अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो रहा है, देन आर्टिकल 13 का यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट उसको क्या कर सकता है, नल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है। तो एक्ट बनाओ, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो जजमेंट कौन देगा, सुप्रीम कोर्ट देगा। समझ में आ रही बात? या अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, स्टार्टिंग के 5 फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो 6th फंडामेंटल राइट हमारा क्या है, आर्टिकल 32, जो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कि वो तुम्हें रेमेडीज देता है ना। जैसे बुखार हो गया, तुमने डोलो 650 ले ली, होगे ना, ठीक। सिमिलरली उस दवाई की तरह काम करता है। अगर तुम्हारे वायलेशन हुआ तो तुम सुप्रीम कोर्ट जाओ, वो रिट्स रिलीज करता है, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्टियोरेरी, है ना, वो सारी, क्यू वारंटो, ये सब, तो उसके अंडर ऐसे बचाएगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। और तीसरा एक आर्टिकल 142, वो उसको एब्सोल्यूट पावर देता है कि अगर किसी चीज के बारे में सुप्रीम कोर्ट में मेंशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, तो आर्टिकल 142 का यानी कि एब्सोल्यूट पावर का यूज करते हुए वो जजमेंट दे देता है। और आजकल सरकार की अगेंस्ट जाकर 142 का बहुत यूज होता है। तो अब मौका मिल गया किसको, सरकार को, कि वो किसको घेर ले, सुप्रीम कोर्ट को, कि देखो तुम्हारे जज करप्टेड पाए गए, तुमने ट्रांसफर किया, तुमने केस नहीं रजिस्टर किया, तुम करो तो ठीक है, हम करें तो ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा एक काम करो, दोबारा से एक पुराना मुद्दा ले आए वो लोग उखाड़ के, कौन सा, एनजेक, कि जजों को कंट्रोल करने के लिए एनजेक होना चाहिए। आजकल जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, कॉलेजियम सिस्टम से ना। फर्स्ट जजेस केस आपने पढ़ा होगा 1981, सेकंड जजेस केस 1993, थर्ड जजेस केस 1998 और लास्ट वाला 2014। उसके बाद कहा गया कि हम क्या लेकर आएंगे, एनजेक। एनजेक क्या कहता है, 3 गवर्नमेंट के आदमी होंगे, 3 जज सुप्रीम कोर्ट के होंगे, और 4:2 में जजमेंट होगा। अब मान लो 3 सरकार की तरफ से है, 3 सुप्रीम कोर्ट से, अगर एक भी इधर चला गया तो 4:2 हो गया। तो एक्चुअल में सीजीआई कौन बन गया, तुम्हारा सरकार बन गई, तो इंटरफेरेंस हो गया ना। जुडिशरी मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, वो तो रहा ही नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस एनजेक को 2015 में अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। तो अब जो जुडिशरी है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, लेकिन उसकी इंडिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए वापस से उसके ऊपर हावी किया जा रहा है, क्या तो एनजेक को लाया जाए या जजेस को कंट्रोल किया जाए। तो 2 मुद्दे चल रहे हैं। मैंने आपसे कई बार कहा है, इसका काम है बिल पास करना, एक्ट बनाना, इसका काम है उसकी सुनवाई करना, ठीक है। तो ये भी अपने बराबर अपने आप में सुप्रीम है, ये भी सुप्रीम है, दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। लेकिन कौन ज्यादा सुप्रीम है वो तो वक्त ही बताएगा, है ना, कि एक्ट पास होता है या कोई जजमेंट पास होता है, ठीक है, वो हम पढ़ लेंगे। लेकिन हाँ, ये डिबेट चल रही है। और याद रखना, आर्टिकल 13 को मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। मैंने नहीं, भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है, ठीक है, तो याद कर लेना, पूछता है तुमसे। और आर्टिकल 32 को क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि अगर तुम्हारे शरीर से आत्मा, तुम्हारा दिल निकाल लिया जाए तो तुम खत्म हो। अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से आर्टिकल 32 निकल गया, रिट्स निकल गई, है ना, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को बचाती हैं, हमारे मैग्ना कार्टा को बचाती हैं, तो भी हमारा कोई काम नहीं है यहाँ पे। तो आर्टिकल 32 इज नोन एज द हार्ट एंड द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 13 इज नोन एज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और हम इसी के साथ इसको करते हैं खत्म, ठीक है। अभी चल रहा है मुद्दा, फिर आएगा। फिर वही आ गया, जुडिशरी प्लेस एटॉप द पिरामिड, है ना। जगदीप धनखड़ जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हम सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है हम सुप्रीम है, तो दोनों के बीच सुप्रीम होने की लड़ाई छिड़ी हुई है, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। ये तो कोई सुप्रीम कोर्ट के लॉयर ही बता पाएंगे या फिर जजेस ही इसके ऊपर जजमेंट दे पाएंगे, है ना। व्हाई डिड चाइना ब्लॉक एक्सपोर्ट ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट, समझना, कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो रेयर होते हैं, जो बहुत कहीं मिलते हैं ना, हर जगह अवेलेबल नहीं है। जैसे मेरा टारगेट है 2070 तक मुझे क्या हो जाना है, कार्बन न्यूट्रल हो जाना है, और वर्ल्ड का टारगेट है 2050 तक उसे कार्बन न्यूट्रल हो जाना है, ताकि हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है वो कम हो सके,
और हम हमारे जो ग्लेशियर्स हैं बेसिकली वो पिघलने से बच सके और धरती को पानी में डूबने से बचाया जा सके। उसके लिए हम ई व्हीकल्स पे जा रहे हैं, उसके लिए हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे जा रहे हैं, हम नॉन फॉसिल फ्यूल्स पे जा रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स को बंद कर रहे हैं ना। बहुत सारी स्कीम चल रही है, हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियां चलाई जा रही हैं, ये सब उसी के लिए हो रहा है। इथेनॉल पेट्रोल चला रहे हैं, वो सब है ना। लेकिन कुछ ऐसे मिनरल है जो असेंशियल है, रेयर है, लेकिन है नहीं मेरे पास। तो याद रखना जो रेयर अर्थ मिनरल्स है वो चाइना के पास सबसे ज्यादा है, और चाइना के पास 37% क्या है, रेयर अर्थ मिनरल्स पाए जाते हैं। तो डोमिनेंस किसका है? डोमिनेट कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है। तो चाइना के डोमिनेंस को खत्म करने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो हमने क्या किया, आपने पढ़ा होगा, जैसे नॉर्थ कोरिया के पास है, चाइना के पास है ना, ऐसे दो देशों के पास है जिनके पास नहीं होने चाहिए थी ये चीजें, लेकिन है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कई बार आपसे कहा है कि एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जैसे सेमीकंडक्टर है ना। सेमीकंडक्टर जो है वो बेसिकली 90% से ज्यादा मिलता है ताइवान में, और ताइवान को अपना छोटा भाई कहता है चाइना। और उसने एक पॉलिसी बना रखी, वन चाइना पॉलिसी है ना, जो 1950 में आई थी कि वो मेरा छोटा भाई है, नाराज हो गया, मैं उसको एक दिन बना लूंगा, और वो उसको कब्जाने के चक्कर में लगा है। और अमेरिका को लगता है कि अगर इसने कब्जा लिया तो पंगे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 90% सेमीकंडक्टर उसी के पास है, और तुम्हारे हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सेमीकंडक्टर है। अगर चाइना ने उसको कब्जा लिया तो पूरे दुनिया के सेमीकंडक्टर मार्केट में, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में किसका दबदबा हो जाएगा? चाइना का। पूरी दुनिया उसके इशारों पे नाचने लगेगी। तो अमेरिका ने उस ताइवान के अगल बगल में बहुत सारी एम्बेसीज बना रखी है, जैसे लास्ट ईयर सोलोमोन आइलैंड के ऊपर बना लिया। चाइना परेशान है। क्या अमेरिका वहां के ताइवान के लोगों को प्रेम करता है, प्यार करता है, उनको बचाना चाहता है? नहीं। उसकी धरती के नीचे जो है ना वो उसके लिए एसेंशियल है, तो वो ऐसी पॉलिसीज लेकर आता है। लेकिन हाँ, अगर मान लो गलती से ताइवान चला गया तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो इंडिया और यूएस ने मिलकर क्या किया, 2022 में एक पार्टनरशिप कर ली, जिसे हम क्या कहते हैं, एमएसपी, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। और इन दिस मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप इट वाज इनिशिएटेड बाय यूएसए। यूएसए इसको स्टार्ट करता है। देयर आर टोटल 14 मेंबर्स इन दिस पार्टनरशिप। और इंडिया ने कहा कि मेरे पास 30 क्रिटिकल मिनरल है जो मुझे चाहिए, लेकिन मेरे पास नहीं है। ठीक है, होगा क्या देखना समझना। मैंने कहा ये इंडिया है, ये यूएसए है। इन्होंने कहा कि भाई चाइना पे डिपेंड नहीं रहेंगे, मेरे पास कुछ ऐसा है जो तुम्हारे पास नहीं है, वो मिनरल तुम मुझे दे दो, ऐसे करके आपस में हम शेयर कर लेंगे। तो हम किसकी डिपेंडेंसी से खत्म हो जाएंगे? चाइना। उसके लिए हमने क्या किया, वो स्टार्ट किया। लेकिन अभी क्या हुआ, व्हाई डिड चाइना ब्लॉक एक्सपोर्ट ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स? चाइना ने वो क्या कर दिए, बंद कर दिए। क्यों बंद कर दिए? सिंपल सी बात है, डिपेंडेंसी। लेकिन हम उसकी डिपेंडेंसी से पार निकलने के लिए क्या कर रहे हैं, एमएसपी लगाकर बैठे हैं। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट। जैसे इनमें लिखा है सेमीकंडक्टर, सुपर कंडक्टर्स है ना, ये सब वहीं पाए जाते हैं। इंडस ट्रीटी विद पाकिस्तान पुट ऑन होल्ड, ये वही न्यूज आ गई है ना, हमने उसको होल्ड पर रख दिया। मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कब साइन हुई थी, 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। मीडिएटर कौन था? वर्ल्ड बैंक था। और अभी हमने क्या किया, उनके जो एक वीजा उनके पास पॉलिसी थी, सार्क वीजा एग्जाम्पशन स्कीम, हमने उसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, जो सार्क कंट्रीज थी बेसिकली 1985 में सार्क ग्रुप बनता है। ठीक है, और उसके अंदर 1992 में हमने एक वीजा स्टार्ट किया, सार्क वीजा एग्जाम्पशन स्कीम, कि भाई वो सारे देश हैं जो आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, लेकिन हाँ लड़ाई के साथ साथ हमारे रिलेशंस अच्छे रहें, बने रहें। तो हमने एक वीजा स्कीम स्टार्ट की कि उसके अंदर जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं ना, पॉलिटिशियंस हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है, वो आपस में एक दूसरे के देश में घूम सकते हैं, विजिट कर सकते हैं इस सार्क वीजा पे। हमने उस वीजा को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। और हमने उनसे कह दिया कि अगले 48 आवर्स में सब यहाँ से चले जाएं। हमारे हाई कमिश्नर के जो मेंबर्स थे 55 से 30 कर दिए गए। उसके एवज में उन्होंने क्या किया, एयर स्पेस बंद कर दिया, ट्रेड बंद कर दिया। ये न्यूज अभी कंटिन्यू चल रही है, अभी खत्म नहीं हुई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। इंडस वाटर ट्रीटी है ना, उस चेनाब, झेलम और इंडस को वेस्टर्न रिवर कहते हैं, और ईस्टर्न रिवर इनको कहते हैं, हम पढ़ चुके हैं इनको पहले एक बार। ठीक है, पाकिस्तान स्टार्ट्स एयर स्पेस, वही न्यूज आ गई, उसने एयर स्पेस बंद कर दिया, एक्ट ऑफ 4, ये सब चल रहा है। उसने सिमला अकॉर्ड को भी खत्म करने की बात की है। सिमला एग्रीमेंट वाज साइंड ऑन 2 जुलाई 1972 बिटवीन इंडिया, उस समय प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान की तरफ से प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो। इट वाज ए पोस्ट वार ट्रीटी, लड़ाई के बाद हुई थी। ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने, आपने पढ़ा होगा, लगभग 80-90 हजार जो उनके जवान थे उन्होंने सरेंडर भी किया था। दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर जो इंसिडेंट हुआ था उसी समय हुआ था। ठीक है, तो उसके बीच एक ट्रीटी हुई थी, वो उससे भी पीछे करने की बात कर रहा है।
सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन कंसर्न्स ऑन द पॉक्सो क्लॉज। देखो ये वाली न्यूज समझना क्या है, हमारे यहाँ पर एक एक्ट आया था, एक लॉ बना था पॉक्सो, है ना। पॉक्सो वाज पास्ड इन 2012 में। बेसिकली याद रखना पॉक्सो एक जेंडर न्यूट्रल है, ठीक है, जेंडर न्यूट्रल एक्ट है। मतलब क्या है जेंडर न्यूट्रल का, कि अगर कोई भी 18 ईयर से कम है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर उसके साथ किसी भी तरह का सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो वो उसको पॉक्सो एक्ट के अंडर डाला जाता है, फिर उसको सजा दी जाती है, ठीक है, पनिशेबल ऑफेंस है, ठीक है। अब हुआ क्या कि इसके एक सेक्शन 19 है जो ये कहता है, इट मेक्स इट मैंडेटरी फॉर एनी पर्सन इंक्लूडिंग डॉक्टर्स, पेरेंट्स, टीचर्स टू रिपोर्ट एनी सेक्सुअल एक्टिविटी इन्वॉल्विंग ए चाइल्ड टू द पुलिस। देखो होता क्या है, मैंने कहा 18 साल से कम कोई भी है वो माइनर है, उसके साथ अगर किसी प्रकार का सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो वो पॉक्सो के अंडर आता है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि मान लो किसी के साथ रेप हुआ या कुछ भी हुआ है ना, पॉक्सो के अंडर कुछ इंसिडेंट हुआ, तो कई बार घर वाले बताते नहीं है, डॉक्टर के पास बात पहुंचती है, डॉक्टर भी नहीं बताता है कि लड़की प्रेग्नेंट हो गई है ना, तो सोसाइटी में ये बात ना फैले, डॉक्टर भी छुपा लेता है ना। लड़की अभी 17 साल की है, 16 साल की है, घर वाले भी छुपा लेते हैं। लेकिन बाद में जो भी बात निकल के आती है ना, तो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर परेशान हो जाता है कि पहले क्यों नहीं बताया गया। तो सेक्शन 19 इसका साफ साफ ये कहता है, जिसको सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इसको अच्छे से लगा लेना चाहिए, यूज करना चाहिए हमें, कि इट मेक्स इट मैंडेटरी फॉर एनी पर्सन, कोई भी आदमी है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो पेरेंट्स हैं उसके, चाहे उसके टीचर्स हैं, अगर उनको पता चलता है कि कोई ऐसी सेक्सुअल एक्टिविटी हुई है, ठीक है, अगर वो पॉक्सो के अंडर आती है तो उसे पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। इवन कंसेंसुअल एक्टिविटी बिटवीन टू, जो आपके अडल्ट्स हैं, है ना, 16-17 साल के, उनके बीच में अगर कंसेंसुअल एक्टिविटी भी होती है और वो भी अगर किसी को पता चलती है तो भी उसको रिपोर्ट करना मैंडेटरी है, जरूरी है। बात समझ में आ रही है? तो बस सेक्शन 19 उसका न्यूज में है। फेलियर टू रिपोर्ट इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 21। अगर नहीं बताया तुमने और कल को कहीं से बात पता चल गई और बाद में पता चला कि तुम्हें पहले से पता था कि ये ऐसा कुछ हुआ है, तो यू विल बी पनिश्ड, ठीक है। ऐसा कुछ उसमें बात करने की कोशिश की जा रही है। बाकी आप लोग लीगल में पढ़ते ही हो पॉक्सो अच्छे से। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप आकर पूछ सकते हैं, एनी टाइम मिल सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू, मिलते दोबारा से। हैव ए नाइस डे।